इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको आम तौर पर आईआर कहा जाता है, जिसका एब्रीविएशन है, एक बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है, नॉट ओनली इन यूनिवर्सिटीज़ बल्कि आम फहम में भी इसके बहुत सारी जो लोग हैं इसके बारे में इंटरप्रिटेशन करते हैं और इसके बारे में बातें होती हैं आम लेवल के ऊपर, सिटीज़न लेवल के ऊपर, और पब्लिक सर्विस के अंदर और मिलिट्री सर्विस के अंदर स्पेशली। आईआर का जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ बैचलर्स लेवल, मास्टर्स लेवल या रिसर्च में पीएचडी और एमफिल लेवल पे ही नहीं पढ़ाया जाता यूनिवर्सिटीज़ में, बल्कि सिविल सर्विस में बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, स्पेशली पोस्ट इंडक्शन जो सिविल सर्वेंट्स के कोर्सेज होते हैं प्रमोशन रिलेटेड, उनमें ये इंटेग्रल पार्ट है। और इसी तरह मिलिट्री सर्विस में भी आईआर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट है उनकी प्रमोशन का। जब वो प्रमोशन के कोर्सेज कर रहे होते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स, हिस्टोरिकली इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे अनफोल्ड हुई है दुनिया में और इसकी फ्यूचर ट्रजेक्ट्री क्या है, इसके बारे में उनको एक्सपोजर दिया जाता है। तो आज हमारे पास एक आईआर के एक्सपर्ट और गुरु मौजूद हैं, वकास इकबाल की शक्ल में। वकास, वेलकम। थैंक यू सर। वकास के बारे में कहा जाता है कि जी इनका उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना पीना आईआर में होता है, और मैं इस चीज़ का फर्स्ट हैंड विटनेस भी हूँ। इनसे कभी लाइटर नोट पे कोई डिस्कशन चल रही हो या कभी कोई सीरियस डिस्कशन या कॉन्वर्सेशन हो रही हो, वकास आईआर की कोई ना कोई डिस्कशन, आईआर का कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरी जो है ये ज़रूर उस डिस्कशन में लेके आते हैं और इतनी एंगेजिंग बना देते हैं उस डिस्कशन को कि जो इंटरेस्ट लेवल है कॉन्वर्सेशन का बिटवीन डिफरेंट पार्टीज़, वो एकदम शूट अप कर जाता है। तो वकास, आई मस्ट गिव यू क्रेडिट कि आप मेरे आईआर के उस्ताद भी हैं। थैंक यू सो मच। मुझे थोड़ा ज़रा एग्जैजरेटेड लग रहा है, लेकिन थैंक्स फॉर द जेनरस इंट्रोडक्शन। नहीं, इट्स नॉट एग्जैजरेटेड, ये बिल्कुल आपका ड्यू है, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप एक आईआर के बारे में आपने बड़ी मेहनत की है और 10-15 साल आपने इस सब्जेक्ट को दिए और बड़े अच्छे लेवल पे दिए। वकास खुद यूनिवर्सिटी टीचिंग भी करते हैं और कंपेटिटिव एग्जाम्स के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको प्रिपेयर भी करवाते हैं आईआर के डिसिप्लिन में। तो वकास, ज़रा थोड़ा सा इसकी सिग्निफिकेंस, मैंने तो खैर व्यूअर्स को बताने की कोशिश की है, लेकिन आई एम नॉट एन आईआर एक्सपर्ट। आपसे हम सुनना चाहेंगे कि आईआर की जो सिग्निफिकेंस है ओवरऑल वो क्या है, और ये एक बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम कवर करता है, तो ज़रा थोड़ा इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। सर, थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ आईआर। इंटरनेशनल रिलेशंस, इसको हम उर्दू में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात कहते हैं, यानी दुनिया में स्टेट्स के दरमियान ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस का उसमें पार्ट क्या है और नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं। तो ये है ये सारा, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं बात करूं सिविल सर्विस की, तो सीएसएस जो कि इंडक्शन का एग्ज़ाम है, वहाँ से लेके फिर प्रमोशन के डिफरेंट लेवल्स तक, जैसे एमसीएमसी होता है, मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स सिविल सर्वेंट्स का, फिर एसएमसी होता है, सीनियर मैनेजमेंट कोर्स, और फिर स्टाफ कॉलेज होता है। आपको हर जगह आईआर डायरेक्टली या आईआर रिलेटेड सब्जेक्ट, कोर्सेज, टॉपिक्स, इवन रिसोर्स पर्सन नज़र आएंगे। ये सिर्फ फॉरेन सर्विस वालों तक महदूद नहीं होता। अच्छा, फिर अगर हम मिलिट्री साइड की बात करें तो पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, इनमें भी कैप्टन टू मेजर, देन फिर जब आपने लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए प्रमोट होना है, स्टाफ कॉलेज जाना है होना है, या जनरल के लिए होना है, और फिर ब्रिगेडियर के लिए एनडीयू जाना है, और फिर मेजर जनरल बनना है, तो हर लेवल पे आपका ताल्लुक वन वे और अनदर वे या डायरेक्टली आईआर से या फिर आईआर की किसी ब्रांच। लेट्स से अगर आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वॉर रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल वॉर रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो आप आईआर के फुल स्पेक्ट्रम में इंगेज हैं। तो इट्स नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, ये देखा जाए तो स्टेट क्राफ्ट की लर्निंग का एक पूरा मैकेनिज्म है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले कोई 10-12 साल से आईआर की कोचिंग में इन्वॉल्व हूँ, सिविल सर्विस की लेवल पे भी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। राइट, ग्रेट कंट्रीब्यूशन वकास आपकी। अच्छा वकास, आज मुझे पता है आप व्यूअर्स के लिए कोई चीज़ नई लाए हैं आईआर के हवाले से, आईआर की लर्निंग के हवाले से, स्पेशली आईआर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कैसे लर्न किए जा सकते हैं। तो ज़रा पहले व्यूअर्स को बताएं ये क्या चीज़ इंटरेस्टिंग और नॉवल चीज़ आप लेके आए हैं उनके लिए आज। सर, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इनोवेशन आपका एरिया है। मुझे इस चीज़ की इंस्पिरेशन आपसे मिली हुई है, राइट। और हमारे यहाँ इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स ऑफ लर्निंग की, इनोवेटिव मोड्स ऑफ लर्निंग की बड़ी कमी है।
तो वेस्ट में तो ये काफ़ी होता है कि मूवीज़ जो होती हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं होती, बल्कि वो इंफोटेनमेंट का भी सोर्स होती हैं, इंफोटेनमेंट लर्निंग का भी सोर्स होती हैं। उससे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी बेहतर होती है, उससे हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के जो पास्ट इवेंट्स हैं उनकी समझ बेहतर आ जाती है स्टूडेंट्स को, जो वो शायद किताबों से पढ़ के उतना बेहतर नहीं समझ पा रहे होते। Right. तो पाकिस्तान में इस पे कोई काम नहीं हुआ। अब हम ट्रैक्स के प्लेटफॉर्म से, आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और एग्री किया मेरे इस आइडिया से कि हम शुरू करने जा रहे हैं लर्न आईआर थ्रू मूवीज़। इसमें हम करेंगे ये कि आज की वीडियो और उसके बाद की जो भी वीडियो होगी, अलग टैब होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे लर्न आईआर थ्रू मूवीज़, तो उसमें हम ऐसी मूवीज़ लेकर आएंगे आपके सामने जो कि आईआर के किसी पास्ट इवेंट को, हिस्ट्री के किसी इंपॉर्टेंट इवेंट को, जिससे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के किसी कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या फॉरेन पॉलिसी और वॉर्स वगैरह की चीज़ें एट प्ले नज़र आती हैं कि जो पढ़ा जा रहा है वो अगर प्रैक्टिकली हो रहा हो तो कैसा नज़र आएगा। ग्रेट ग्रेट तो ग्रेट। ये है हमारा ये कॉन्सेप्ट। तो वाकई वकास बड़ा इन्वेंटिव वे है चीज़ें जी। लर्न करने का, और आप इसको पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया में पॉपुलराइज करने लगे जी। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर स्टूडेंट्स एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन आईआर। यस। एनीवेज वकास, ये बताइए कि आज कौन सी मूवी डिस्कस करेंगे हम, और आज का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आप कोई आज से कोई 50-60 साल पहले हमें कहीं लेके जाने लगे हैं। सर अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर के महीने में आज से तकरीबन कोई 61 साल पहले 1962 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से। बहुत ही बड़ा इवेंट था और लोग कहते हैं शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने लगी थी। न्यूक्लियर वॉर भी जस्ट होने Yes, को थी, yes. राइट। तो उस इवेंट ने उस वक्त और फिर उसके बाद बदल के रख दिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी को। बहुत इसका एक गहरा असर है इस वाक़े का। तो ये क्राइसिस 13 दिन चला था, अक्टूबर के महीने में शुरू हुआ, 13 दिन चला। और इसका जो मूवी का स्क्रिप्ट बनाया गया वो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, जॉन एफ कैनेडी, उनके एक एडवाइज़र थे। आई थिंक मूवी में तो उनका निक नेम ही पुकारा जाता था, बॉबी कैनेडी। तो बॉबी कैनेडी वो 13 दिन के क्राइसिस में रोज़ाना अपनी डायरी पे लिखते थे कि आज क्या हुआ, ये क्राइसिस कैसे अनफोल्ड हुआ, इसमें किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। तो इसका स्क्रिप्ट बड़ा जानदार है क्योंकि जो आई विटनेस है बंदा, उसके जो है ना डायरी फर्स्ट में हैंड से नोट से, डायरी से ये स्क्रिप्ट डेवलप किया गया है। राइट, सबसे पहली बात तो ये है। अब इस मूवी को मैं ब्रीफली बता देता हूँ आपको। होता यह है कि U-2 प्लेन जो उस वक्त अमेरिका ने बनाए थे सर्विलेंस के लिए, क्योंकि जो कोल्ड वॉर का फेज था ना, उसमें यूएसएसआर यूएसए की जासूसी कर रहा होता था। उसको एस्पियोनेज भी कहते हैं, सर्विलेंस भी कहते हैं हम। और जो यूएसए है वो उनकी जासूसी कर, और U-2 एक बड़ा तो इंपॉर्टेंट U-2 एक ऐसा प्लेन था जो पायलट ड्रिवन तो था, पायलट ऑपरेट करता था उसे, मतलब आज की तरह Unmanned नहीं था। थे, अनमैन्ड नहीं था, लेकिन उसमें एक बड़ा पावरफुल कैमरा लगा हुआ होता था जो 17,000 फीट नीचे देख लेता था, पिक्चर्स ले लेता था कि क्या हो रहा है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स यूएसएसआर क्या कर रहा है। Right. तो उसके अकॉर्डिंगली फिर यूएस अपनी पॉलिसी को जो है ना फाइन ट्यून करता था। Right. अब क्यूबा जो स्टेट है, ये एक आइलैंड छोटी सी स्टेट है और ये हमेशा से एंटी यूएस रही है फिडेल कास्ट्रो की वजह से। और इसका और यूएसएसआर के साथ अलाइज थी जी, इसका जो डिस्टेंस है वो यूएसए से जस्ट 100 माइल्स है, राइट। तो क्या होता है कि अक्टूबर की किसी दिन U-2 अपनी रेगुलर फ्लाइट पे होता है और वो जो इमेजेस कैप्चर करता है, जब वो व्हाइट हाउस पहुंचते हैं तो बस एक इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उन इमेजेस से पता लग जाता है कि यूएसएसआर ने एक कॉवर्ट मिसाइल बेस बनाना शुरू कर दी क्यूबा में, और उधर उसने इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स रख दी हैं ला के, और अब यूएस को टारगेट कर सकते हैं। हाँ, अब वो उनको लॉन्चिंग पोजीशन में इंस्टॉल करने जा रहे हैं, और उससे यूएसए का कोई भी सिटी ऐसा नहीं होगा जो उसकी रेंज में ना हो। मतलब 100 माइल्स अवे है ना। हाँ, तो फिर वहां से तो पूरा यूएस कवर कर सकते हैं। ऑब्वियसली यूएस की जगह कोई भी स्टेट होगी तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब करना क्या है, तो यहाँ से ये मूवी स्टार्ट होती है। राइट। यहाँ से जॉन एफ कैनेडी फिर मीटिंग्स वगैरह करना शुरू करता है अपनी मिलिट्री टीम के साथ भी, अपनी डिप्लोमेटिक टीम के साथ भी। और फिर उस मूवी के अंदर इस 13 दिन, मतलब 1 दिन 2 दिन तीसरा दिन, फर्स्ट से लेके 13 तक हर दिन की जो है ना रुदाद उन्होंने दिखाई हुई है कि ये क्राइसिस शुरू कैसे हुआ,
ये मोमेंटम गेन करके पीक पे कैसे गया, और फिर उसके बाद और फिर उसके anti-climax। बाद ये किस तरह से मिटिगेट हुआ, खत्म हुआ, डिफ्यूज हुआ, और दुनिया एक एटमी जंग और तीसरी जंग के दहाने पे पहुंच के बच गई। ये है। वेरी नाइस। तो विकास बेसिकली इससे ये जो मूवी है इससे व्यूअर्स इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि कैसे से क्या कॉन्सेप्ट लर्न किया जाए, ठीक, क्योंकि अगर वो ये मूवी देखें इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स की लर्निंग कैसे यस कैसे हो। ओके जी। फॉर इंस्टेंस इसमें हमें जॉन एफ कैनेडी की लीडरशिप नजर आती है। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस के अंदर लीडरशिप का रोल पढ़ाया जाता है कि लीडर फर्क जहनियत के लोग होते हैं, कोई नेगेटिव माइंडेड है, कोई पॉजिटिव माइंडेड है, कोई हार्ड लाइनर है, कोई सॉफ्ट लाइनर है। तो एक तो हमें वो बड़ा हमें नजर आता है कि वो विजनरी इंसान था और वो समझ गया था कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो अगर जंग हो गई तो फिर बचेगा कुछ भी नहीं। तो उसने अपनी ऑल आउट एफर्ट की कि अमेरिका की जो नेशनल इंटरेस्ट है वो भी सिक्योर रहे और अमेरिका एक डिग्निफाइड वे में इस क्राइसिस को डिफ्यूज करे थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स। तो एक तो हमें लीडरशिप का रोल इन लाइन विद फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस, डिप्लोमेसी एट प्ले फ्रंट लाइन पे और बैक चैनल डिप्लोमेसी जिसको हम कहते हैं, पर्दे के पीछे जो हो रहा होता है वो ये दोनों चीजें हमें नजर आती हैं। दूसरी बात हार्ड पावर का कॉन्सेप्ट है आईआर में और सॉफ्ट पावर का, दोनों इसमें जोसेफ नाई ने ये कॉन्सेप्ट दिया। जी, जोसेफ नाई ने सॉफ्ट पावर का दिया। सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर मींस मिलिट्री हार्डवेयर और थ्रेट और एग्रेशन और अटैक लाइक दैट ना। तो जो नेवल ब्लॉकेड का ऑर्डर जारी करता है जॉन एफ कैनेडी और उस पर बड़ा प्रेशर होता है उसके जनरल्स का, नहीं आप हमें ऑर्डर करें, हम इनको तबाह कर देंगे, ये कर देंगे। वो अपने जनरल से एक ही सवाल पूछता है, अच्छा हम तो तबाह करने के लिए बटन दबाएंगे, फिर वो क्या करेंगे? तो इसका कभी भी उसको ना सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिल पाता। तो वो नेवल ब्लॉकेट इनिशिएट करता है और नेवल ब्लॉकेट से होता ये है कि ट्रैफिक रोक दी जाती है क्यूबा की तरफ वेसल्स की, और इससे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल दुनिया को और यूएसएसआर को दिया जाता है कि जो आप कर रहे हैं ना हमें पता लग गया है, ताकि वो टेबल टॉक के लिए आए। तो यहाँ पे हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का एक मुकाबला होता हुआ नजर आता है हमें, और एट द एंड जीतती सॉफ्ट पावर है। क्योंकि डिप्लोमेसी से आप मसले को हल कर पाते हैं। मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो है वो डिफ्यूज होता है, दोनों साइड की लीडरशिप रियलाइज करती है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान हो जाएगा पूरी दुनिया को। कुछ लोग कुछ दो पे बात खत्म हो जाती है। और इससे ये भी पता चलता है कि डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, क्योंकि एट द एंड मूवी इस पे एंड होती है कि जुपिटर मिसाइल्स जो हैं वो टर्की वाली साइड से शायद यूएसएसआर की तरफ पॉइंटेड थे, यूएस के थे, और वो कहते हैं कि हम प्राइवेट एश्योरेंस आपको देते हैं कि हम अनाउंस नहीं करेंगे बट हम इनको हटा लेंगे, और इन रिटर्न वो अपनी इस जो बेस को ना वो खत्म करने का पे एग्री कर जाते हैं। तो इस तरह से ये क्राइसिस होता है डिफ्यूज, बट वो 13 दिन जो है ना वो निहायत इंटेंस होते हैं, बहुत सेंसिटिव। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हम कहते हैं कि शायद सिविल मिलिट्री के टसल्स पाकिस्तान में होते हैं। मैं सबको कहूँगा ये मूवी देख लें, सिविल मिलिट्री के टसल्स कितने ज्यादा होते हैं, क्योंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो यूएस प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस है। तो मिलिट्री वाले अलग प्रेशर डाल रहे होते हैं और जो सिविल साइड होती है वो अलग स्ट्रगल कर रही होती है। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्टेट्स अपनी अपनी एविडेंसेस ला के अपने ओपोनेंट को किस तरह नॉकआउट करती हैं, ये इसमें नजर आएगा। क्योंकि वो जो यूट्यूब के इमेजेस है ना वो दिखा देते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस वाले जाके और झूठा साबित कर देते हैं यूएसएसआर को, और वो मान ही नहीं रहे होते। तो ये चीज इसमें दिखाई गई है। एंड फाइनली अगर मैं थ्योरी की साइड की बात करूं तो रियलिज्म और लिबरलिज्म दोनों एट प्ले नजर आए हैं, बट एट द एंड हमें लिबरलिज्म थोड़ा सा विन करता हुआ नजर आया है। और फिर इसका नेट आउटकम ये था इस क्राइसिस के डिफ्यूज होने का कि कोल्ड वॉर के दौरान जब डिटेंट का फेज आया, यानी रिलैक्सेशन ऑफ टेंशंस हुआ अमंग टू राइवल्स यूएसएसआर एंड यूएसए, इन्होंने कुछ आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज की आपस में, और इन्होंने अपने स्टॉक पाइल्स को जो हथियारों के ढेर लगाए हुए थे उनकी तादाद में कमी की। ये नेट आउटकम था इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के डिफ्यूज होने का। तो ये है इस मूवी के अंदर सारी लर्निंग आईआर की। कमाल वकास, आई थिंक ये व्यूअर्स के लिए बहुत ही एक अच्छा आपने तरीके से इसकी जो लर्निंग पॉइंट्स हैं इस मूवी से आईआर के डिसिप्लिन से रिलेटेड वो बड़े अच्छे तरीके से डायलेट किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। व्यूअर्स ये जो सीरीज़ होगी ये बड़ी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग होगी इन द सेंस कि हम मूवीज़ को यूज़ करेंगे, डिफरेंट मूवीज़ जो दुनिया में बनी हैं
आईआर से रिलेटेड, ताकि आपको इन कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादा एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो। आप इसके लिए फिर डीप डाइव करने के लिए पढ़ें भी और लिटरेचर को भी देखें। लेकिन हम चाहेंगे कि आपका इंटरेस्ट जनरेट करें और आपको इतनी नॉलेज दे दें कि आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी जनरेट हो कि जिससे आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा डीपर एनालिसिस के लिए रेडी हो जाएं। Thank you for watching this. Stay tuned for more. Join Tracks.